हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूनियन बजट की, जो कि सीआईबी का जो फर्स्ट पेपर है एडवांस बैंक मैनेजमेंट, इसका मॉड्यूल ए की यूनिट 10 के तहत इसको उसका 10 के तहत इसका डिस्क्रिप्शन किया गया है। यूनिट 10 में इसके बारे में बताया गया है। आइए दोस्तों, देखते हैं कि यूनियन बजट क्या है। The union budget of the country is called the annual budget of the country is called union budget। यानी हमारे देश का जो एनुअल बजट है, जो वार्षिक बजट है, यानी जो एक साल में हमारी कंट्री के द्वारा यानी इंडिया के द्वारा जो बजट इशू किया जाता है, वो ही यूनियन बजट कहलाता है। The union budget is a statement of financial position for a future period of the country। यूनियन बजट एक क्या है? यूनियन बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। यूनियन बजट क्या है? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें फ्यूचर की आने वाली साल की स्थिति के बारे में बताया गया होता है कि जो आगे जो साल आ रहा है, इसमें गवर्नमेंट कितना किस सेक्टर में कितना खर्च करेगी और कितना उसको मिलेगा, कितना वो प्राप्त करेगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यूनियन बजट एक फाइनेंशियल पोजीशन को दर्शाता है, आने वाली साल की फाइनेंशियल पोजीशन को दर्शाता है कि गवर्नमेंट कितना पैसा किस प्लान में, किस योजना में लगाएगी और कितना पैसा उसको रेवेन्यू के रूप में मिलेगा। सम इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनियन बजट। आइए यूनियन बजट के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। इट रेफर टू स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर कमिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब ये क्या है? जैसा कि अभी हमने बताया था, ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें सरकार के रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर यानी प्राप्ति और जो खर्चे हैं गवर्नमेंट के, उसके बारे में इसमें अनुमानित रिसिप्ट और खर्चे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आने वाली साल में होंगे, उसके बारे में बताया गया है। यानी इट रेफर टू स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसिप्ट, यानी ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो अनुमानित रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, जो रिसिप्ट और खर्चे, प्राप्ति और खर्चे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बताता है, जो कि आने वाली ईयर में है। बजट प्रेजेंटेड इन फर्स्ट डे ऑफ फरवरी बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। जो बजट होता है 1 फरवरी के फर्स्ट डे में, फर्स्ट वर्किंग डे यानी फर्स्ट डे ऑफ फरवरी, किन डे को फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा यूनियन बजट को पेश किया जाता है। जबकि पहले यूनियन बजट को लास्ट वर्किंग डे पे पेश किया जाता था, लेकिन अब फर्स्ट वर्किंग डे को पेश किया जाता है, क्योंकि इससे सरकार के पास टाइम की कुछ कमी हो जाती थी और वो अपना जो प्लान है कैसे खर्च करना है 1 अप्रैल से, तो उसको वो डिसाइड करने में उसको टाइम नहीं मिल पाता था। इस करके गवर्नमेंट ने 1 फरवरी कर दिया, सो दैट उसको 2 महीने का टाइम मिल जाएगा। फरवरी और मार्च का 2 महीने में वो अपनी जो प्राइमरी लेवल पे उसको कैसे खर्च करना है, कहाँ-कहाँ खर्च करना है, उसकी पूरी योजनाबद्ध तरीके से उसकी रणनीति तैयार कर लेगी। इट इज ट्रीटेड एज मनी बिल। जो बजट होता है इसको मनी बिल की तौर पे इसको ट्रीट किया जाता है कि ये एक मनी बिल है। It is presented in Lok Sabha for passing after the Rajya Sabha. If bill passed by Lok Sabha, then has to passed by Rajya Sabha।
यानी इसको सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा अगर इसको पास कर देती है उसके बाद में राज्यसभा में ये बिल जाता है। अगर लोकसभा बिल को पास कर देती है तो राज्यसभा को बिल पास करना पड़ेगा। यानी राज्यसभा के पास में कोई ऐसा चारा नहीं है कि वो ये नहीं कहेगी कि भाई हम इस बिल को पास नहीं करेंगे, राज्यसभा को बिल पास करना ही पड़ेगा। यूनियन बजट से एक दिन पहले इकोनॉमी सर्वे पेश किया जाता है। यूनियन बजट पेश करने से एक दिन पहले क्या पेश किया जाता है? कॉन्टेंट्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी इन करंट ईयर। अब जो इकोनॉमी सर्वे क्या होता है? इकोनॉमी सर्वे में करंट फाइनेंशियल ईयर पे, जैसे कि अभी 2 महीने पहले फरवरी में जो फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती सीतारमन ने जो यूनियन बजट पेश किया था, उसके पहले जो इकोनॉमी सर्वे पेश किया गया था, तो इकोनॉमी सर्वे में क्या होता है, जो उनका करंट ईयर चल रहा होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, तो उसमें जो पहले यूनियन बजट पेश किया गया था उसमें कितना कितना कहाँ खर्च किया, कितना कितना कहाँ खर्च किया, कितना कहाँ से मिला, इस सारे का लेखा जोखा होता है। और उसमें ये देखा जाता है कि पिछली साल हमने इसमें इतना इतना प्रोविजन किया था, तो उसका बेनिफिट क्या हुआ, यानी उसकी परफॉर्मेंस क्या रही है। रेलवे बजट वाज अर्लियर प्रेजेंटेड बाय रेल मिनिस्टर। रेलवे बजट जो होता था वो रेल मिनिस्ट्री के मतलब रेल मिनिस्टर के द्वारा प्रेजेंटेड किया जाता था। इकोनॉमी सर्वे प्रेजेंटेड बिफोर यूनियन बजट। जो इकोनॉमी सर्वे है वो यूनियन बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। कंटेंट्स ऑफ यूनियन बजट स्पीच ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स स्पीच। और जो यूनियन बजट के जो कंटेंट्स हैं उनको वो फाइनेंस मिनिस्टर अपने स्पीच में बताते हैं। इकोनॉमी सर्वे इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनियन बजट। इकोनॉमी सर्वे जो एक दिन पेश किया जाता है बिफोर वनडे बिफोर वनडे ऑफ यूनियन बजट, तो वो क्या होता है कि एक, लेकिन इसको ये मत समझिएगा कि ये यूनियन बजट का पार्ट है। बोथ आर डिफरेंट थिंग, क्योंकि उसमें करंट ईयर में कैसे कैसे क्या क्या खर्च किया गया है उसके बारे में बताया जाता है, जबकि यूनियन बजट में आगामी मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के बारे में क्या उसको प्राप्तियां होंगी, क्या उसको खर्च करने हैं, उसका लेखा जोखा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ यूनियन बजट। देयर आर 3 स्ट्रक्चर ऑफ यूनियन बजट। जो यूनियन बजट है, यूनियन बजट के 3 स्ट्रक्चर हैं इन इंडिया। रिसीप्ट, रिसिप्ट्स, एक्सपेंडिचर्स और डिफिसिट। यानी जो 3 स्ट्रक्चर यूनियन बजट के क्या है, यानी पूरा का पूरा यूनियन बजट इन 3 चीजों पर डिपेंड रहता है। यानी रिसीप्ट्स, रिसीप्ट्स का मतलब कि हमको कहाँ कहाँ से, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहाँ कहाँ से खर्चे होने हैं, वो सॉरी कहाँ कहाँ से आय होनी है, कहाँ कहाँ से इनकम होनी है, कहाँ कहाँ से उसको पैसा मिलना है, वो रिसिप्ट के अंदर आता है। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहाँ कहाँ से इनकम होनी है, कहाँ कहाँ से पैसा मिलना है। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहाँ कहाँ पर किस योजना में कितना कहाँ कहाँ पैसा खर्च करना है। डिफिसिट, अगर डिफिसिट इन रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर ये दोनों का जो गैप होता है वो डिफिसिट में शो किया जाता है। देयर आर 3 स्ट्रक्चर ऑफ यूनियन बजट। हमने याद कर लिए कि रिसिप्ट हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया और डिफिसिट हो गया। रिसिप्ट में क्या प्राप्तियां हैं, क्या इनकम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, एक्सपेंडिचर में क्या खर्चे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और डिफिसिट में इन दोनों का डिफरेंस। आइए जानते हैं रिसिप्ट बजट। रिसिप्ट, 2 टाइप्स ऑफ रिसिप्ट। रिसिप्ट 2 टाइप की होती हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। आइए देखते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होती हैं
revenue receipt are in recurring nature. revenue receipts जो होती हैं वो recurring nature होती हैं. recurring nature का मतलब है वो randomly क्रिएट होती हैं और रैंडमली हमको मिलती रहती हैं. मतलब उनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है, वो हमेशा मिलती रहती है. रेवेन्यू रिसिप्ट हैविंग टू कैटेगरी सच एज रेवेन्यू रिसिप्ट जो होती हैं वो टू कैटेगरी रखती हैं. जो रेवेन्यू रिसिप्ट टू कैटेगरी रखती हैं, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट. आइए देखते हैं टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती हैं. टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट जो होती हैं, there are two types of the tax revenue receipt such as direct tax and indirect tax. ठीक है. टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी होती हैं? टू टाइप की होती हैं ये. टैक्स डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स होता है जो जनता पे डायरेक्ट पड़े, यानी जनता उस पर डायरेक्ट उसको बेयर करे. जैसे इनकम टैक्स, पर्सनल टैक्स. पर्सनल टैक्स एज वेल एज इनकम टैक्स आर कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्स. और इसको प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट इनकम से रिलेट करता है. डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो डायरेक्ट इनकम से रिलेट करता है, इसलिए इसको प्रोग्रेसिव टैक्स भी कहते हैं. Burden bear by the taxpayer and a corporate tax paid by non-individuals. It is based on income of individuals as well as non-individuals. ये इंडिविजुअल की इनकम या नॉन इंडिविजुअल्स की इनकम पर डिपेंड करता है. जो जितना कमाएगा उसको उस हिसाब से टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा. सेकंड वन इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज पेड बाय एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम. इनडायरेक्ट टैक्स होता है हर किसी को पेमेंट करना पड़ता है, इसका इनकम से कोई लेना देना नहीं होता है कि किसकी क्या इनकम है. सो कॉल्ड रिग्रेसिव टैक्स, इसलिए इसको रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं. डायरेक्टर्स को क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स. और इसको क्या कहते हैं? रिग्रेसिव टैक्स. सच एज जीएसटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, प्रोडक्शन टैक्स, कस्टम ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी. यानी जो हम इम्पोर्ट करते हैं उस पर जो हम एक्साइज ड्यूटी वगैरह लगती है वो हमारी इनडायरेक्ट टैक्स के तहत आती है. अब दूसरा चलते हैं. पहले तो रिवेन्यू टैक्स रेवेन्यू थी, टैक्स रेवेन्यू हमने पढ़ लिया. डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स. अब आता है दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू. नॉन टैक्स रेवेन्यू में इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड एंड प्रॉफिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स, एक्सटर्नल ग्रांट्स, अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू और रिसिप्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज. टेरिटरीज मतलब जो हमें टेरिटरीज से प्राप्त होते हैं, जो यूनियन टेरिटरीज से प्राप्त होती है, केंद्र शासित राज्य जिसे बोलते हैं. दूसरा, अभी तक तो हमने रिवेन्यू रिसिप्ट के बारे में पढ़ा था. अब हम पढ़ेंगे कैपिटल रिसिप्ट के बारे में. कैपिटल रिसिप्ट आर नॉट इन रिकरिंग नेचर, दे आर अराइजिंग ऑब्वियसली. मतलब ये जो होती हैं कैपिटल रिसिप्ट, ये रिकरिंग नेचर की नहीं होती, ये सडनली अराइज होती है. कैपिटल रिसिप्ट टू टाइप की होती है, नॉन डेब्ट रिसीप्ट और डेब्ट रिसीप्ट. नॉन डेब्ट रिसीप्ट रिकवरीज ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस. मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोन दे रखा है उस पर उसकी क्या रिकवरी हुई है और एडवांस उसके बारे में इसको शो किया जाता है. सेकंड, मिसलेनियस कैपिटल रिसीप्ट. मिसलेनियस कैपिटल रिसीप्ट डेब्ट रिसिप्ट में मार्केट लोन्स ऑफ गवर्नमेंट बाय इश्यूइंग बॉन्ड. डेब्ट रिसिप्ट क्या होती हैं? जब गवर्नमेंट मतलब बॉन्ड इशू कर देती है, जब मार्केट में बॉन्ड इशू करती है तो उससे जो रिसिप्ट मिलती है गवर्नमेंट को वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग सच एज टी बिल. शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शॉर्ट टर्म बोरोइंग करती है जैसे ट्रेजरी बिल है, कैश मैनेजमेंट बिल एटसेट्रा, तो ये इसके तहत आएंगे. अब देखते हैं. अब पहला तो हमारा हो गया क्या? रिसिप्ट. अब एक्सपेंडिचर. अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो रिसिप्ट हुई, अब उनको वो खर्च कहाँ कहाँ करती है? रिवेन्यू, इंटरेस्ट पेमेंट एंड प्री पेमेंट.
प्रीमियम। अरे जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहीं से कोई लोन ले रखा होता है तो उसका प्रीपेमेंट करना होता है, और या उसमें जो इंटरेस्ट लगता है उस इंटरेस्ट को वो पेमेंट करता है। दूसरा, डिफेंस। डिफेंस रक्षा के लिए सब्सिडी। अगर हमको गवर्नमेंट इंडिया को कोई सब्सिडी देनी होती है, जैसे इंटरेस्ट सबवेंशन मान लो है, सपोज दैट जैसे हमारा जो केसीसी लोन्स होते हैं उसमें जो 3% इंटरेस्ट सबवेंशन आता है 3 लाख टू 3 लाख तक, तो वो सब्सिडी हो गई। ग्रांट टू स्टेट्स एंड यूनिटीज, जो सभी स्टेटों को कोई ग्रांट दी जाती है, या यूटी यूनियन टेरिटरी कोई ग्रांट दी जाती है। पेंशन्स, यानी लोगों मतलब जो भी सर्विस एम्प्लॉय होते हैं जो आफ्टर रिटायरमेंट उनको जो पेंशन मिलती है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तहत आते हैं। लेकिन यहाँ पर भी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो दो टाइप का होता है, रेवेन्यू और कैपिटल। ठीक है, तो हम रेवेन्यू के अंतर्गत देख रहे हैं। तो जो मतलब रेवेन्यू का मतलब क्या होगा, जो रिकरिंग नेचर के हों। और कब हम कैसे पहचानेंगे कि ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस है या कैपिटल है। रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो होगा वो रिकरिंग नेचर का होगा। रिकरिंग का मतलब जो होता ही रहेगा, जैसे पुलिस की सैलरी देनी है, असिस्टेंट टू स्टेट फॉर एनसीसी, नेशनल क्लाइमेट कॉन्टीजेंसी फंड है, सोशल सर्विसेज, एजुकेशन है, पोस्टल डिपसिट है, ग्रांट फॉर फॉरेन गवर्नमेंट्स है। अगर फॉरेन गवर्नमेंट्स को हम कोई भी ग्रांट देते हैं तो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। सेकंड वन कैपिटल। कैपिटल में क्या होता है, डिफेंस सच परचेज ऐसे, जैसे डिफेंस में अगर हम कोई को परचेज कर लेते हैं, कोई एसेट परचेज करते हैं, तो वो कैपिटल होता है। क्योंकि एसेट हम रोज रोज क्रिएट रोज रोज नहीं करेंगे, क्योंकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है इट इज नॉट अ रिकरिंग एक्सपेंसेस। ये रिकरिंग एक्सपेंसेस नहीं होते, ये फिक्स होते हैं। 6 महीने, साल में, 2 साल में एक बार जो क्रिएट हो गया तो वो होता है। अदर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर आउटले। कैपिटल, लोन टू पब्लिक सेक्टर एंटिटीज, जो एंटरप्राइजेज, मतलब लोन टू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लोन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज को भी देती है। लोन टू फॉरेन गवर्नमेंट्स, फॉरेन गवर्नमेंट्स को जो लोन देती है। लोन टू स्टेट एंड यूटी, यानी फॉरेन गवर्नमेंट को लोन दिया, यूनियन टेरिटरी को लोन दिया, टेरिटरी को लोन दिया, स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया, और पब्लिक सेक्टर के जो एंटरप्राइजेज है उनको लोन दिया। ये सारा कुछ इसमें आता है। अब थर्ड हमने क्या बताया था, कॉन्सेप्ट ऑफ डिपसिट। कॉन्सेप्ट ऑफ डिपसिट इसमें सबसे पहला आता है रिवेन्यू डिपसिट। रिवेन्यू डिपसिट क्या होता है, रिवेन्यू डिपसिट ये होता है कि इट इज द एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रिवेन्यू रिसीव्ड। यानी जब खर्चा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए, रिवेन्यू रिसिप्ट यानी रिवेन्यू रिसिप्ट कम हो जाए, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मोर देन रिवेन्यू रिसिप्ट, यानी रिवेन्यू खर्चे ज्यादा हो जाए और रिवेन्यू प्राप्ति कम हो। ग्रॉस फिजिकल deficit. It is the excess of total expenditure over revenue received and capital received after excluding borrowings. मतलब ये क्या होता है कि जब टोटल खर्चे, यानी जब टोटल खर्चे ज्यादा हो जाए, टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट्स, टोटल रिसिप्ट्स यानी टोटल रिसिप्ट्स, टोटल रिसिप्ट्स टोटल खर्चे, यानी टोटल एक्सपेंडिचर मोर देन टोटल रिसिप्ट, टोटल एक्सपेंडिचर मोर देन टोटल रिसीप्ट्स। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि टोटल एक्सपेंडिचर मोर देन टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड आफ्टर एक्सक्लूडिंग बारोइंग्स। नहीं, इसमें टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं आएंगे दोस्तों, इसमें कैपिटल रिसिप्ट भी आएंगे, यानी टोटल रिसिप्ट आएगा। टोटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट आएंगे। तो जब टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल खर्चे टोटल रिसिप्ट से ज्यादा हो जाते हैं तो वो ग्रॉस फिजिकल डिफिसिट कहलाता है। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, बारोइंग्स, जो बारोइंग्स है उसको माइनस करते हैं। नेट फिजिकल डिफिसिट क्या होता है, ग्रॉस फिजिकल डिफिसिट में से हम क्या करेंगे, नेट लैंडिंग को माइनस करते हैं। ग्रॉस फिजिकल डिफिसिट में क्या करेंगे, नेट लैंडिंग को माइनस कर देंगे। ग्रॉस प्राइमरी डिफिसिट, फिजिकल डिफिसिट, फिजिकल जो डिफिसिट हमारा आया, उस फिजिकल डिफिसिट में से
एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट पेमेंट, यानी जो खर्चे हमें इंटरेस्ट पेमेंट में हुए हैं उनको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा फिजिकल डिफिसिट। प्राइमरी डिफिसिट, नेट फिजिकल डिफिसिट में से हम एक्सपेंडिचर का जो हमने पेमेंट किया है, जो मतलब जो हमने इंटरेस्ट पे पेमेंट किया है उसको हम माइनस करते हैं। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो सही अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको